नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की सियासत में जीटी बेल्ट की अहम भागीदारी रही है, भूमिका रही है। यहां के लोगों के आशीर्वाद के बिना कोई भी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा आंकड़े बताते हैं, ऐसा हरियाणा की सियासत कहती है। आगामी चुनाव में फिर वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, यहां के मतदाता निर्णायक भूमिका में हो सकते हैं। जीटी बेल्ट पर धीरे धीरे चुनावी रंगत चढ़ने लगी है, जिसने दिग्गजों को धूल चटाई, वहीं गैरों को सिर आंखों पर भी बैठाया है। ये जमीन ऐसी है, यहां की सियासत ये कहती है। आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर सभी दलों की क्या रणनीति है, खासकर जीटी बेल्ट को लेकर। तो उत्तरी हरियाणा में भी ताकत झोंकी है सियासी दलों ने, चर्चा करेंगे। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार हमारे साथ जुड़ेंगे। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में रात दिन रणनीति बनाने और पसीना बहा रहे सभी सियासी दलों के एजेंडे में उत्तरी हरियाणा यानी जीटी रोड बेल्ट तवज्जो में आ गया है। 2014 और 2019 के दोनों बड़े चुनावों में बीजेपी को यहां से भारी जन समर्थन मिला। यही वजह है कि इसके बाद कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जीटी रोड बेल्ट का रुख किया। अब सरकार में गठबंधन की जूनियर पार्टनर जेजेपी नए साल में 7 जनवरी को करनाल के घरोंडा में नव संकल्प लोकसभा रैली कर रही है। ये जननायक जनता पार्टी की 5वीं लोकसभा रैली है। 7 तारीख को हमारी लोकसभा क्षेत्र की रैली, करनाल लोकसभा क्षेत्र की रैली घरोंडा में रखी गई है। उसके लिए आप देख रहे हो कितना जोश आज कार्यकर्ताओं में। सबने अपनी अपनी ड्यूटियां लगाई हैं। गांव दर गांव जाकर के मैं खुद यहाँ पर प्रभारी हूँ, लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। गौरतलब है कि 2 बार विधानसभा चुनाव जीते सीएम मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र करनाल भी जीटी रोड बेल्ट के महत्वपूर्ण जिलों में गिना जाता है। उत्तरी हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत ये जिले आते हैं। इसीलिए चुनावों के दौरान उत्तरी हरियाणा का मुद्दा जोर पकड़ने लगता है। अब फिर चुनाव आते ही यही देखने को मिल रहा है। ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बदलाव और परिवर्तन लेके आई। देखिए, भरोसा जीत पा रहे तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज से पहले कभी किसी सरकार के दिमाग में इस तरह की बात आई ही नहीं, उनके दिमाग में भी नहीं आई 65 साल में, और हमने उसको 10 साल में जमीन पे उतार के दिखा दिया है, प्रैक्टिकली दिखाया है। गौरतलब है कि उत्तरी हरियाणा यानी जीटी रोड बेल्ट के जिले व्यापार, खेती और उद्योगों के चलते समृद्ध और चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसीलिए एक बार फिर सभी सियासी दलों की नजरें इस बेल्ट पर टिक गई हैं, क्योंकि सरकारें बनाने, गिराने और चलाने में इस क्षेत्र का भी दखल रहता है। बीजेपी आजकल अपनी जन संवाद यात्रा और कांग्रेस जन आक्रोश रैलियों के जरिए लोगों को जागने जगाने में लग गए हैं। चारों ओर थोड़े दिन बाद ही जिंदाबाद जिंदाबाद सुनाई देगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। वैसे तो सत्ता पर काबिज होने के लिए हर सीट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, हर वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हर विधानसभा सीट, लोकसभा सीट, सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है और सब पर सियासी दल जीतना चाहते हैं और अपने आंकड़ों को दूसरे से बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां कहा जाता है कि यहां पर अगर अच्छा प्रदर्शन आपने किया तो आपकी सत्ता में जाने की गारंटी हो जाती है, आसानी आपको हो जाती है, और वो गारंटी देता है जीटी बेल्ट रोड हरियाणा का, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली से होती है और इसकी सियासत बड़ी दिलचस्प है। इस पर आज हम बात करेंगे यहां किसकी कितनी तैयारी है। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जीटी बेल्ट रोड को लेकर कई मरतबा बातचीत हुई और यहां का गणित बताता है और यहां के आंकड़े बताते हैं कि जिसका साथ इस इलाके ने दिया उसको आसानी हुई सत्ता तक पहुंचने में। इस बार कितनी तैयारी किसकी? देखिए पंकज, हरियाणा 1966 में बना था जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 3423 करीब 67 साल हो गए हैं हरियाणा को बने हुए। अभी तक
जो राजनीतिक इतिहास रहा है, ये जो बेल्ट है सिरसा, हिसार और भिवानी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राज चलाया, जिस क्षेत्र के लोगों का दबदबा रहा, वो हिसार में चौधरी भजन लाल थे, 5 बार मुख्यमंत्री बने। सिरसा से चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला कई बार 5 बार वो भी मुख्यमंत्री रहे, हालांकि 5.5 साल का उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद भिवानी से चौधरी बंसीलाल। तो ये जो एरिया था भिवानी, हिसार और सिरसा, मुख्यमंत्री यहीं के बनते आ रहे थे। उसके बाद इस तिलसिम को तोड़ा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 में जो चुनाव हुए थे। भूपेंद्र हुड्डा इस इलाके से बने थे, रोहतक से, मतलब रोहतक को भी हम उत्तर हरियाणा, उत्तरी हरियाणा का हिस्सा मान सकते हैं। दरअसल हरियाणा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर हरियाणा में ये जिलों के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और जींद, ये जिले हैं उत्तरी हरियाणा। जब मुख्यमंत्री उधर से बनते थे तो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता है रणदीप सुरजेवाला, एक बार चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी ये बात कही थी, चूंकि जींद से वास्ता रखते हैं। उत्तरी हरियाणा का जो नारा ही गूंजता रहा है कि इस साइड की चौधर चाहिए। इन जिलों को मुख्यमंत्री अपना नहीं मिला। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे 9.5-10 साल, 2 कार्यकाल पूरे उन्होंने किए। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हुए, उनका विधानसभा क्षेत्र करनाल है, लेकिन मूलतः वो भी रोहतक से ही ताल्लुक रखते हैं। उनका बनियानी गांव है रोहतक से, लेकिन विधानसभा क्षेत्र करनाल है। तो उत्तरी हरियाणा का नारा पिछले हम देख रहे हैं 10 साल से अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल उठाते रहे हैं। जो ये उत्तरी हरियाणा जिसको हम जीटी रोड बेल्ट भी कहते हैं, ये जिले जो है पूरी तरह से विकसित है। हरियाणा की जो पहचान है गुरुग्राम और फरीदाबाद से। फरीदाबाद पुराना जिला था, विकसित था, फरीदाबाद की बहुत अहमियत समझी जाती थी कभी, लेकिन 2005 आते आते जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई या ओम प्रकाश चौटाला की 2000 में सरकार बनी थी, गुरुग्राम हरियाणा के फलक पर तेजी से उभरा, विकास हुआ। आज ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी, देश दुनिया की जानी मानी कंपनियों के दफ्तर आज गुरुग्राम में, और गुरुग्राम एक तरह से भारत हम कह सकते हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद ये जो जिले हैं जीटी रोड बेल्ट के, सरकार को रेवेन्यू देने में, सरकार का खजाना भरने में इस बेल्ट का बहुत टैक्स कलेक्शन में योगदान है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद के बाद जो जिले ये वाले हैं, ये सरकार को टैक्स ही नहीं देते, अच्छा खासा व्यापार है, प्रॉपर्टी काफी मतलब महंगी है इस क्षेत्र में, पंजाब से दुगनी प्रॉपर्टी महंगी है इस क्षेत्र में, चूंकि दिल्ली के साथ लगता एरिया है। तो उत्तरी हरियाणा का नारा जो है वो 10 साल से चुनावों के दौरान सुना जाता रहा है, अब फिर माना जा रहा है। बीजेपी 2014 और 2019 में जो 2 बड़े चुनाव लड़ी अपने बूते पर, जीटी रोड बेल्ट से आप देखिए 80 से 90% तक सीटें जो है वो बीजेपी को गई थी। कुल 23-24 सीटें, 18 सीटें जीती। दूसरी बार में सीटें थोड़ी सी कम हुई, लेकिन दबदबा बीजेपी का कायम रहा। जब ये बीजेपी दोनों चुनाव में, लोकसभा की जैसे आज भी 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं, और हालांकि विधानसभा में सीटें 2019 में कम हुई थी, लेकिन अभी भी बीजेपी का दावा है कि हैट्रिक बनेगी। और जीटी रोड चूंकि व्यापारी बेल्ट है और गैर जाट क्षेत्र भी ये माना जाता है, जब चुनाव में क्योंकि इस तरह के समीकरण बनते हैं, तो जीटी रोड बेल्ट में नोट और जो चुनावी मदद दोनों तरह से मतलब वो एक सक्षम है। इसी वजह से जीटी रोड बेल्ट एक बार फिर फोकस में आया है। हमने देखा बीजेपी के बाद भूपेंद्र हुड्डा भी अपना लाव लश्कर लेकर जीटी रोड बेल्ट में आए, काफी सक्रिय रहे। उसके बाद कल आम आदमी पार्टी का जो यात्राएं खत्म हुई है 4, उन्होंने एक यात्रा का पानीपत में समापन हुआ है। और अब जेजेपी ने, जो गठबंधन में जूनियर पार्टनर है, उन्होंने 7 जनवरी को करनाल के घरोंडा में लोकसभा की रैली रख दी है और नाम रखा है नव संकल्प, मतलब नए संकल्प की रैली। मतलब सोचा समझा नाम है। बीजेपी के चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा कैची रैली का नाम रखा है और उसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। तो करनाल जो कि विधानसभा का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री 2 बार लगातार बने हैं और दोनों बार मुख्यमंत्री बने हैं, अब हैट्रिक का दावा किया जा रहा है। इसी वजह से जीटी रोड बेल्ट की करीब 24-25 सीटें हैं। जो हम पंचकुला, चंडीगढ़ से चले तो सोनीपत तक, इन सीटों का बहुत ज्यादा महत्व है। आप देखिए करीब करीब 1/3 से ज्यादा सीटें हैं। तो इसी वजह से सारे जो दल हैं जीटी रोड पर नजर लगाए हुए हैं, वोट के लिए भी, और दूसरी जो चुनावों में जो एक आर्थिक मदद होती है, जो डोनेशन होती है, उस वजह से भी ये पूरा एरिया जो है पूरी तरह सक्षम है। महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास मैं आ रहा हूं।
बीजेपी को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। जीटी बेल्ट रोड का ये इलाका जब 2014 चुनाव का जिक्र करते हैं और उसके बाद आज जब चुनाव नजदीक है उसका जिक्र करते हैं, जो आंकड़े 2014 में इस बेल्ट ने बीजेपी के खाते में डाले वो बेहतर बताए गए। हालांकि उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं, लेकिन ऐसा दिखा कि जीटी बेल्ट का ये रोड और यहां बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर 19 का लोकसभा चुनाव हो। इसे किस तरीके से देखें? क्या विपक्ष के लिए कोई मौका है या ऐसा कुछ यहां पर हुआ जिससे कि बीजेपी के आंकड़े कम हुए, बेहतर होने चाहिए थे, बढ़िया होने चाहिए थे, जिस हिसाब से फोकस रहा है? देखिए पंकज सातुर, जिसे आप जीटी बेल्ट कहते हैं, दरअसल वो हरियाणा की व्यापारिक बेल्ट है और उससे बड़ी बात जो है वो है गैर जाट बेल्ट। गैर जाट बेल्ट होने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा अगर उपजाऊपन, अगर फर्टिलिटी भारतीय जनता पार्टी को कहीं नजर आ रही है तो जीटी बेल्ट में नजर आ रही है। और यही वजह कि मनोहर 1 और 2 में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी इलाके से भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ तो इस गैर जाट इलाके से हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती आप जाट वोटर्स को मान सकते हैं और यही वजह कि ओपी धनखड़ को हटाकर यहां नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई। और कल के एक खास कार्यक्रम का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। भिवानी के लोहारू में अन्नदाता सम्मेलन किया गया था। 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से किसान खासे नाराज हैं। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोहारू की धरती पर किया गया। जाट बेल्ट में बड़ा शक्ति प्रदर्शन, किसानों को अगर बड़ी तादाद में एक जगह पर लाने में भारतीय जनता पार्टी अगर कामयाब हुई तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े वोट बैंक को साधने की भी कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से पहले भारतीय जनता काफी ज्यादा एंटी इनकमेंसी यानी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। गर्म हवाओं का टेम्परेचर घटाने के लिए नायब सिंह सैनी को पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 3 राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। अब अपने उपजाऊ क्षेत्र को अपने साथ बनाए रखने के लिए, जीटी बेल्ट को अपने साथ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते हैं कि जाट इलाकों में तो उनके लिए बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ जाट इलाकों से वो हरियाणा के तख्त और ताज तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें अगर हरियाणा की सत्ता संभालनी है तो उन्हें गैर जाट इलाकों पर फोकस करना होगा। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका लश्कर अब गैर जाट इलाकों की तरफ अपना फोकस बढ़ाता। भारतीय जनता पार्टी अपने को साधने की कोशिश कर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां गैर जाट इलाकों से कुछ ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास आ रहा हूं। जीटी बेल्ट का जिक्र आप करिएगा, बताइएगा बेहतर तरीके से कब कैसे यहां पर सत्ता का खेल हुआ और सत्ता तक पहुंचाने में लोगों ने योगदान दिया। लोहारू का जिक्र किया, जेपी दलाल यहां से आते हैं और ये कहा जाता है कि बहुत लंबे वक्त के बाद हरियाणा सरकार में प्रतिनिधित्व लोहारू की जनता को मिला, यानी जेपी दलाल के तौर पर मिला। यहां की सियासत क्या कहती है, इस पर भी थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, जीटी रोड बेल्ट जो है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की राह आसान की थी जीटी रोड बेल्ट ने। तब की जो है 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी आई थी, 47 में से 22 सीटें जीटी रोड बेल्ट की थी। और उसके बाद देखें, अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को जरा चोट लगी, वहां 14 सीटों तक आ गई और कांग्रेस जो पहले 1 सीट थी उसकी वो 8 तक पहुंच गई। तो जीटी रोड बेल्ट पर ही जो कांग्रेस ने 2019 में अपनी स्थिति में सुधार किया, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रमुख गढ़ था उसमें थोड़ा सा जो कांग्रेस जो है उसमें वो जो उसको अभेद्य गढ़ को भेदने में सफल रही थी। और जब अब तक की बात है, देखिए अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ति को पुनः जीटी रोड बेल्ट पर लगा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हालांकि रोहतक के हैं, लेकिन वो करनाल क्यों? करनाल में उनके लिए एक तो जीटी रोड का गढ़ था, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता था नहीं, और उसके अलावा वहां जो करनाल में थे वो कोई चुनौती नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो चंद्र प्रकाश कथूरिया थे, हरियाणा विकास पार्टी में आए थे, जगमोहन थे विकास पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के मूड कैडर के में अशोक सुखीजा और संतोष अत्रेजा 2-3 लोग ही थे, जो इसलिए उन्होंने करनाल अपने आप को सुरक्षित माना और सुरक्षित मानते हुए उन्होंने लड़ा और सबसे ज्यादा वोटों से जीते। वहां वो 1 लाख वोटों के अंतर से जीते। और देखिए 2019 में ये अंतर बहुत कम रह गया था। उसका कारण था कांग्रेस का एक नया चेहरा त्रिलोचन सिंह था, वो काफी 34,000 वोट लेकर चले गए थे वहां। हालांकि देखिए बिल्कुल नया चेहरा था, कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इस तरह देखा जाए कि जीटी रोड बेल्ट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चुनाव लड़ने से पहले जो है 2014 के अंदर विजय संकल्प जो यात्रा निकली थी उसका संयोजक बनाया गया था। तो उनको इसी उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि वो पहले संगठन मंत्री थे, नेता तो थे ही नहीं। तो उसको यात्रा के पूरे प्रदेश का दौरा किया था, तो उसको एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में उसमें किसी ने कल्पना नहीं की थी।
लेकिन जीटी रोड बेल्ट के अंदर जिस तरह से उनका एक मान सम्मान बढ़ा, जिस तरह उनका रुतबा बढ़ा, तो अब 2024 के चुनाव के अंदर ये उनको अपने करनाल में भी जीतने के लिए चुनौती रहेगी और पूरे हरियाणा के अंदर भी। जी, जहां तक जननायक जनता पार्टी के नव संकल्प रैली का जिक्र है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा इनके साथ सत्ता में इसके जवाब में जे तकनीकी एनडीए का घटक है, जेजेपी वाले ही कहते हैं। तो अभी फिर उनके अपनी रैलियों करने का क्या औचित्य हो सकता है? अगर आप एनडीए का घटक हैं, आप मानते हैं, तो रैलियां तो एनडीए की होनी चाहिए। फिर आप अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, तो इस मामले में जेजेपी भी अपने आप में स्पष्ट नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का संबंध है, देखिए आम आदमी पार्टी का बदलाव यात्रा निकाल रही है, लेकिन हरियाणा में उनका नेता कौन है? वो एक ही उनका नारा है, एक मौका केजरीवाल को। वो भी केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पे। हरियाणा में उनका कोई चेहरा नहीं है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी पद यात्रा शुरू कर रही है, और कांग्रेस में ये देखा कि कांग्रेस की जो है संदेश यात्रा, कुमारी शैलजा एसआर के ग्रुप है, वो मकर संक्रांति 14 जनवरी से यात्रा शुरू कर रहा है। तो इस तरह कांग्रेस के अंदर तो एक अलग से फूट का तो लोगों को मालूम ही है, और कांग्रेस ऐसे ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के नेताओं से जब पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ प्रमुख है, वहां पन्ना प्रमुख है, आपकी क्या, तो कहते हैं कांग्रेस इस व्यवस्था को अच्छा तो मानती है, लेकिन कांग्रेस कभी इस व्यवस्था की ओर गई नहीं, कांग्रेस ने कभी कभी ध्यान दिया नहीं, कांग्रेस इस व्यवस्था से कभी चुनाव लड़ी नहीं, तो वो जीतती रही है। वो लोगों के उभार से, वो लोगों को लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, वो हमें वोट मिल जाएंगे, ये उनका दृष्टिकोण है। हाँ, जहां तक लोहारू की बात है, देखिए आपने बात की भारतीय जनता पार्टी के अब जाट बेल्ट में भी अच्छा स्वागत हो रहा है, जो ये यात्राएं निकल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका भी लाभ मिल रहा है। लेकिन वहां सबसे बड़ी बात है, जो प्रदेश प्रभारी है विप्लव देव जी, जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हालांकि काफी वो उग्र भाषा में बोलते हैं, तो उन्होंने जाटों को आह्वान भी किया है कि अगर आप मुख्यमंत्री पद की रेस में आना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक पाठशाला में तो शामिल हो। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ोगे, तभी तो आपका मुख्यमंत्री पद का दावा बनेगा। तो इस तरह एक तरह की उनको, जो पहले भारतीय जनता पार्टी गांव में जा नहीं सकती थी, किसान विरोध करते थे, घेराव करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत हो रहा है। ये पार्टी के लिए सुखद संकेत है। और जहां तक देखिए लोकसभा की बात की जाए, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें नहीं तो कम से कम 8 सीटें तो उसकी निश्चित है ही है, और कांग्रेस की अधिक से अधिक संभावना दिखी जाए तो उसकी मात्र 2 सीटें ही बनती हैं। ये जितने भी अब चुनाव पूर्व के वो जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनका सार यही है। तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा तो आसान है, लेकिन असली चुनौती तो विधानसभा के अंदर है। और ये देखा जाए जो कांग्रेस में जो फूट है, उसका कितना परिणाम होगा, ये आने वाले समय में बताएगा। देवेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी दमखम दिखा रही है, एकजुटता दिखा रही है, और गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश, कोई धड़ा नहीं दिख रहा है ऐसा कि जो अलग थलग पड़ा हो, सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और अभी सोनी जी ने भी जिक्र किया कांग्रेस का। ऐसे में इस जीटी बेल्ट रोड को अगर कांग्रेस के चश्मे से देखा जाए, जिसमें विधानसभा चुनाव 2019 का थोड़ा सा उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए जगा रहा है, आज की स्थिति क्या कहती है? देखिए पंकज, हरियाणा को राजनीतिक तौर पर चुनाव दृष्टि से देखें तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं मोटा मोटा। 25 सीटें ये जीटी रोड बेल्ट है, जिसको हम उत्तरी हरियाणा कहते हैं, सोनीपत तक, पंचकुला चंडीगढ़ से चले सोनीपत तक। और गुरुग्राम फरीदाबाद को देखें तो वो उसको हम दिल्ली का हिस्सा मानते हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद के लोग खुद भी कहते हैं कि हम तो दिल्ली के नजदीक है, और उनका रहन सहन, खाना पीना, व्यापार दिल्ली से मेल खाता है, हालांकि है हरियाणा के हिस्से। 15 सीटें अहीरवाल में है, करीब राव इंदर जी जिन पर अपना दबदबा और अपनी ताकत हमेशा दिखाते रहे। अहीरवाल की 15 सीटें, 25 जीटी रोड 40 होगी, बाकी 90 सीटें, 50 सीटें रेस्ट ऑफ हरियाणा में है, जिसमें हम मान सकते हैं कि भिवानी है, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, झज्जर है। तो ये सारा जिला कुल मिलाकर मतलब जीटी रोड बेल्ट आप देखिए 30% मान सकते हैं, 90 में से 25 सीटें, तो 30% तक सीटें जीटी रोड बेल्ट है। बीजेपी को मुनाफे का, फायदे का सौदा जो लग रहा है 2014 में साबित हुआ, 2019 में, और अब फिर चूंकि बीजेपी को कुछ साल पहले तक देखें, जब ये 2 बार सरकार बनी बीजेपी की, लोकसभा में पहले 9 सीटें आई 2014 में, फिर 19 में 10 की 10 सीटें। तो एक तरह से व्यापारी जो तबका है, बीजेपी को माना जाता था कि शहरी लोगों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। और शहरी और व्यापारी में कौन आता है? अग्रवाल समुदाय, पंजाबी समुदाय, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, मतलब जो एक अपनी हैसियत रखते हैं समाज ताने बाने में। तो
तो लेकिन अब उसके बाद जीटी रोड बेल्ट जो है जैसे 14-19 में काफी लोट, एक पूरा मतलब आप लोट कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ खड़ा हुआ। अब भी मेरे को लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है, जिस तरीके से थोड़े टाइम पहले तक हम देख रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी व्यवस्था विरोधी जो रुझान नजर आ रहा था, उसको डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी कामयाब हुई है। जैसे महिलाओं को मोदी जी जब से आए हैं, महिलाएं पहले बहुत कम वोट डालती थी, लेकिन मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी ने कई राज्यों में देश की सत्ता संभाली, तो महिलाओं में जन जागरण हुआ है। हमने वो दौर भी देखा 2014 के बाद कि गली मोहल्ले में नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का नाम लेती थी महिलाएं, चर्चा होती थी। पहले ऐसा नहीं था, बीजेपी के आने से पहले महिलाओं की हिस्सेदारी वोटिंग में कम थी। अब तो हम अभी एक रिपोर्ट भी मैंने देखी कि पिछले 5 साल में 23 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें 18 में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है। तो चुनावी राजनीति में देखें, चुनाव में वोटिंग में देखें तो महिलाएं तेजी से उनकी संख्या बढ़ रही है और ज्यादातर महिलाओं को जगाने में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उन तक अप्रोच की है जी। मतलब बीजेपी को महिला वोटर्स का फायदा मिल सकता है। उसके बाद जो छोटे कमजोर तबकों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, जैसे बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है, और एससी एसटी को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तो है ही, प्रमोशन में भी उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस तरह के डायरेक्शंस है पिछले दिनों में कि प्रमोशंस में भी कमजोर तबकों को, एससी एसटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स किए हैं बीजेपी ने, उपाय किए हैं जिससे बीजेपी को चौतरफा फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि मुकाबला बीजेपी मान के चलिए कि मुकाबला अभी भी कांग्रेस बीजेपी में। आज की स्थिति को देखें, महेश, बीरेंद्र जी ने एक सवाल किया, एक चुनौती बताई, वो चुनौती कितनी सार्थक है? क्योंकि उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान रह सकता है, विधानसभा चुनाव में चुनौती पेश आ सकती है। एक सवाल तो ये, कितनी बड़ी चुनौती। दूसरा सवाल जीटी रोड बेल्ट को लेकर, वो ये कि इसने प्रतिनिधित्व दिया, पूरा सत्ता का सहयोग किया, जब भी जो भी जीता, जिस भी पार्टी की सरकार बनी, उसका योगदान रहा। विकास के नजरिए से और यहां के उत्थान के नजरिए से देखा जाए तो क्या फायदा मिला है इसको? 2 सवाल आपसे। देखिए पंकज, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद अच्छी आप मान सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए 3 राज्यों का जो चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद मोदी की गारंटी जो इन बड़े राज्यों में मानी गई, हम मानकर चल रहे हैं कि कम या ज्यादा फायदा हरियाणा में भी मिलेगा। और केंद्र में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है, अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट कर पाने में इंडिया गठबंधन सक्षम नहीं हो पाया, तो ऐसे में बड़ा चेहरा सामने नहीं होने की वजह से हो सकता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो जरूर मिले। लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना है, लेकिन ये चुनौती पहले से काफी कम भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई है। दरअसल नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पहले बेहद विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा हम लोग पा रहे थे, लेकिन उसके बाद बेहतर स्थिति कायम करने में बीजेपी कामयाब हुई, नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 3 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आया। जो लोग मुखालफत कर रहे थे, खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, वो अब चुप्पी साध गए हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो साफ ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को इंडिया गठबंधन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब उनके बोल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही बंद कमरे में इंडियन नेशनल लोकदल का विरोध वो करें, लेकिन जनता के सामने, कैमरों के सामने वो कह रहे हैं कि किसी को भी अगर साथ लेने की जरूरत है तो वो उसके लिए तैयार हैं। यानी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में हो सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो चुका है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि मुकाबले से 2 कदम ऐसे, पहला नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाना, दूसरा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। इन 2 बड़े कारकों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इससे आगे भी भारतीय बड़े एडवांटेज इस वक्त बने हुए हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि उन पर आप गिन लीजिए, गठबंधन अब खत्म होने को है। तो ऐसे में अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर की कोशिश करेगी कि जाट का साथ उन्होंने छोड़ दिया है और अब गैर जाट और जाट का जो इलेक्शन है वो साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करेगी। फैक्टर नंबर 2, यहां पर राम मंदिर के प्रचार को लेकर पूरे देश में तैयारियां की जाएगी। पूरे देश से लोगों को बसों में भरकर अयोध्या तक ले जाया जाएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। एक ऐसे एडवांटेज यहां पर मिलने वाले। इसके बाद लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले आएगा, उसमें जिस तरीके से वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो सकती हैं। अगर इस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में मिलती है तो यकीनन फिर उसका एडवांटेज भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उठा सकती है।
वीरेंद्र जी, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। जिस बेल्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां कहते हैं कि सियासत सत्ता बनाने और बिगाड़ने में उसका हाथ रहता है, क्या वहां के विकास को लेकर कोई चुनौती है या फिर नहीं, बल्ले बल्ले है इलाके की? इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत विरोध है, जो लोगों के खिलाफ नकारात्मक भावना है, वो स्थानीय विधायकों को लेकर हो सकती है। जी देखिए, मोदी जी का चेहरा तो है ही है, लेकिन जो चेहरा यहाँ प्रदेश स्तर पर होना चाहिए था, उस तरह का या विधायकों का काम होना चाहिए था, उससे विधायकों के प्रदर्शन से लोगों को निराशा है। पार्टी से इतनी अच्छी जो है ज्यादा निराशा नहीं है, और मोदी जी के चेहरा का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में चुनावी पारा चढ़ते ही उत्तरी हरियाणा फोकस में आ गया, नजरों के ठीक सामने आ गया। जीटी रोड बेल्ट का जिक्र एक बार फिर से होने लगा है, क्योंकि ये बेल्ट ऐसी बेल्ट है सियासत की जो सत्ता का खेल बना भी सकती है और सियासी पार्टी को खेल बिगाड़ भी सकती है।